वाराणसी के ठीक अंतिम छोर पर एक छोटा सा गांव है। इस गांव के अधिकतर लोग जाकर शहर में बस गए हैं। अब गांव में बहुत कम ही लोग रह गए हैं, जिसमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। लेकिन गांव का वातावरण शहर से बिल्कुल अलग और बहुत शुद्ध है। चाहे सुबह हो या फिर शाम, पंछियों की चहचहाहट से ही शुरू होती है। उस गांव में अभी भी लोग खेती करके ही अपनी जीविका चलाते हैं। इस गांव में भोला चाचा की चाय की एक छोटी सी दुकान है, जहां अक्सर गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आकर चाय पीते हैं और अपने जीवन के किस्से एक दूसरे को सुनाया करते हैं। शाम के 7 बज गए हैं और भोला चाचा की दुकान पर सुखिया चाचा और शैलेंद्र चाचा बैठे हुए हैं। तभी सुखिया चाचा ने भोला चाचा से पूछा, भोला, एक गर्मा गर्म चाय डाल दो। तुम्हारी दुकान की चाय का स्वाद ही अलग है। शहर में तो सैकड़ों होटल दुकानें हैं, लेकिन वहां वो मजा नहीं मिलता। यहां तो चाय के साथ साथ अपनापन भी घुला रहता है। बस दुख इस बात का है कि गांव सूना होता जा रहा है। जवान सब शहर चले गए हैं। अब तो बस हम बूढ़े बुजुर्ग और खेत ही बचे हैं। सोचता हूं आने वाले दिनों में गांव का क्या होगा। अरे सुखिया भैया, आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक धरती रहेगी और हल चलता रहेगा, गांव की आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। शहर में लोग चाहे कितनी दौलत कमा लें, लेकिन सुकून तो यहीं की मिट्टी में है। यही हवा, यही पंछियों की चहचहाहट, यही अपनापन शहर की दौलत से कहीं बढ़कर है। मेरी दुकान भी तो आप सबके बिना अधूरी है। भोला बिल्कुल सही कह रहा है। शहर में आदमी मशीन बनकर रह गया है। पैसा है लेकिन चैन नहीं। वहां लोग पड़ोसियों का नाम तक नहीं जानते, और यहां देखो 2 कदम पर अपनापन मिल जाता है। लेकिन हाँ, एक चिंता तो है, नई पीढ़ी गांव की जड़ों से जुड़कर रहना ही नहीं चाहती। बारिश अब धीरे धीरे हल्की हो चली है और दुकान पर चल रहे बातचीत के बीच श्याम और रघु भी भोला चाचा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वह भोला चाचा की दुकान पर आकर कहते हैं, अरे भोला चाचा, जल्दी से 2 कप गर्मा गर्म चाय बना दो। बाहर तो बारिश ने पूरा हाल खराब कर दिया। अच्छा हुआ आपकी दुकान जल रही थी, वरना हमें तो घर तक पहुंचने में मुश्किल होती। और साथ में एक आध किस्सा भी सुना डालो। गांव की रात, बारिश का मौसम और भोला चाचा की चाय। अगर ऊपर से कोई कहानी मिल जाए तो मजा 2 गुना हो जाएगा। कहानी सुनाने का काम हमारा नहीं, उसके लिए तो शैलेंद्र भैया बैठे हैं। इनके किस्से सुनोगे तो चाय से ज्यादा रोमांच चढ़ेगा। हाँ, शैलेंद्र के किस्से तो पूरे गांव में मशहूर हैं। लेकिन सावधान रहना, इनकी कहानियों से रात में नींद उड़ भी सकती है। बस तो तय रहा, आज हम शैलेंद्र चाचा की भूतिया कहानी सुनेंगे, चाय भी पिएंगे और मजा भी लेंगे। हाँ चाचा, भूतिया कहानी सुनाइए, पर देखिएगा इतनी डरावनी ना हो कि हम दोनों घर जाते वक्त खेतों में भूत देखने लगें। ठीक है, अगर सुनने का हौसला है तो सुनो। ये कहानी आज से करीब 30 बरस पहले की है। धीरे धीरे रात और भी गहरी होने लगती है। वैशाख की उस उमस भरी रात को मैं लोकल ट्रेन से उतरा था। घड़ी ने ठीक 12 बजाए थे। स्टेशन से बाहर कदम रखते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी और मुझे पता था कि इस वक्त न तो कोई ऑटो मिलेगा, न ही कोई रिक्शा। इसलिए मैं स्टेशन से पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन घर बहुत दूर था, कम से कम 1.5 घंटे की पैदल दूरी, अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और मैं बिल्कुल अकेला। पर मैं कर भी क्या सकता था? नौकरी नई नई लगी थी। इस नौकरी को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। रात और भी काली होती जा रही थी। घना अंधेरा छाया हुआ था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई। उसके साथ ही बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। अब हर बूंद मेरे शरीर पर ऐसे गिर रही थी जैसे नुकीले चाकू की धार मुझे चीर रही हो। मैंने कदम तेज करने की कोशिश की, लेकिन काली रात में रास्ता साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था और हर गड़गड़ाहट मानो मुझे और गहरे अंधेरे की तरफ धकेल रही थी।
मुझे लगा कि अब कहीं रुक जाना चाहिए। बारिश में चलते चलते अचानक मेरी नजर सामने पड़ी। एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था। मैं दौड़कर उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन वहां कुछ अजीब था। सन्नाटे के बीच कई तरह की आवाजें आ रही थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीमी धीमी फुसफुसा रहा हो, कभी लगता जैसे पत्तों के पीछे से किसी के कदमों की आहट आ रही हो, और बीच बीच में सूखी डालियों के टूटने की आवाजें। मैं समझ नहीं पा रहा था यह सब हवा का खेल है या सचमुच कोई मेरे आसपास मौजूद है। शायद आज अमावस की रात थी, इसीलिए चारों तरफ इतना अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि हाथ को उठाकर भी देखो तो दिखाई ना दे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और उस काले अंधेरे में मैं सिर्फ उन्हीं अजीब अजीब आवाजों को सुन पा रहा था। मैंने एक पल को सोचा, क्या यह आवाज किसी सियार की है या फिर कोई कुत्ता भी हो सकता है। लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज बिल्कुल वैसी नहीं थी, कुछ अलग थी, कुछ ऐसी जो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। मैंने सोचा, खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, बस किसी तरह बारिश रुक जाए तो मैं आगे अपने सफर पर निकल जाऊं। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार बारिश रुक गई। मैंने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। मगर कुछ दूर चलते ही मेरी नजर उस रास्ते पर पड़ी जो मेरे गांव की तरफ जाता था। मगर उस रास्ते पर पानी भर चुका था, क्योंकि वह रास्ता कच्ची सड़क का था और वह अब पूरी तरह डूब चुका था। और बहुत ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से पूरा रास्ता दलदल की तरह हो गया था। मैं खड़ा होकर सोच रहा था, शायद अब मुझे शॉर्टकट वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि वह रास्ता थोड़ा पथरीला जरूर है, मगर दलदल से कहीं आसान रहेगा। यह रास्ता ऐसा था जिस पर कोई नहीं जाता, या यूं कहूं कि इस पर जाना कोई चाहता ही नहीं था, क्योंकि यह रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां हर तरफ घना अंधेरा छाया रहता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस रास्ते पर कदम रखता है उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं, ऐसी घटनाएं जिनकी वजह आज तक कोई समझ नहीं पाया। गांव वाले कहते थे, इस रास्ते पर जाने वाले को कभी चुड़ैल मिल जाती है, कभी कोई आत्मा, और कभी परछाई जैसी दिख जाती है। लेकिन खैर, गांव वालों की ऐसी बातें करना तो आम ही है। यह चुड़ैल और साया जैसी बातें गांव वाले तो ऐसी अंधविश्वासी कहानियां कहते ही रहते हैं, मगर मेरी मानो तो यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। इस रास्ते पर अगर डर है तो सिर्फ चोर या लुटेरों का, क्योंकि यह रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। सामने ही रास्ते पर एक पुराना सा बोर्ड लगा था, जिस पर फीके अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, इस रास्ते पर चलते हुए सावधान रहें, और अगर जरूरत ना हो तो इस रास्ते पर बिल्कुल भी ना जाइए। पर मेरे पास इस रास्ते पर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बहुत ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से पूरा माहौल ठंडा हो गया था और ठंडी ठंडी हवाएं मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। यह रास्ता मेरे गांव का शॉर्टकट था। यहां से चलने पर मैं जल्दी अपने गांव पहुंच सकता था, मगर यह रास्ता चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। शायद इसी वजह से इतनी रात को अकेले इस रास्ते पर कदम रखने में मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था। पर मेरे पास अभी और कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से आ रही ये अजीब अजीब सी आवाजें मेरे दिल की धड़कन और तेज कर रही थीं। असल में जब इंसान अकेला हो और चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा छाया हो तो डर लगना तो लाजमी ही है। चलते चलते अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो।
पर इतनी गहरी रात में इतने सुनसान रास्ते पर कोई लड़की क्यों आएगी? यह सोचकर मेरे कदम कुछ पल के लिए रुक गए। मैंने मन ही मन समझाने की कोशिश की, शायद वह भी हमारे गांव की ही होगी और मुख्य रास्ता पानी में डूब जाने के कारण मजबूरी में इस रास्ते से ही आ रही होगी। ऐसा सोचकर मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा, मगर यह क्या, पीछे तो कोई भी नहीं था। मेरे कदम थम गए। फिर यह पायल की छमछम जैसी आवाज मेरे पीछे से आ कहां रही थी। अब दिल की धड़कन तेज होने लगी, डर धीरे धीरे भीतर घर करने लगा। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई किसी औरत के रोने की धीमी सी सिसकियां मेरे कानों तक पहुंची। मैंने इधर उधर नजरें घुमाया, पर अंधेरे में कुछ भी साफ दिखा नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हर एक कदम के साथ यह अजीब सा एहसास और भी तेज होता गया, मानो कोई मेरे कंधे के पास चल रहा हो। जहां भी मैं मुड़कर देखता वहां केवल सन्नाटा ही मिलता, पर दिल की आवाज कह रही थी कि कोई मेरे साथ है, बिल्कुल करीब। तभी मुझे डरावनी फुसफुसाहट सी सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा हवा की आवाज होगी, पर धीरे धीरे वह फुसफुसाहट बढ़ने लगी और मैं समझ गया कि कोई मेरी ओर ही कुछ कह रहा है। फिर अचानक उसे पहचान सा हुआ, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं अपनी चाल बढ़ा गया, पर आवाज मेरे और भी नजदीक आती जा रही थी। तभी एक तेज बिजली की चमक हुई और उसी एक पल के लिए मैंने उसकी एक धुंधली परछाई देखी, एक आकृति जो चमक में एक झटके के लिए बिल्कुल साफ दिखी और फिर से अंधेरे में खो गई। मैंने गौर से देखा तो रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच कोई आकृति झुकी हुई सी बैठी थी और वो फुसफुसाती आवाज मानो उसी के गले से निकल रही हो। मैं दूर ही ठिठक कर रुक गया, हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, अरे तुम कौन हो? यहां इस अंधेरे में अकेली क्यों बैठी हो? इतना रो क्यों रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये रास्ता बहुत सुनसान है, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। डर? हाँ, ये जगह सच में डरावनी है। लेकिन तुम इतनी रात को यहां कैसे आ गई? तुम्हारा घर कहाँ है? घर तो आगे है, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा और सुनसान है। मुझे लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। आपको डर नहीं लगता इस रास्ते पर? डर तो लगता है, कौन कहता है कि नहीं लगता, लेकिन डर को काबू में रखना पड़ता है, वरना ये अंधेरा हमें और भी निगल लेगा। काश मेरे पास भी आपकी जैसी हिम्मत होती। हाँ, अकेलापन सचमुच डर को बढ़ा देता है। हिम्मत अकेले नहीं आती, साथ से आती है। चलो अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। जब तक मैं साथ हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। वह मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। अब हम दोनों उस सुनसान रास्ते पर कदम बढ़ाने लगे। अब मुझे वह अजीब सा डर महसूस नहीं हो रहा था। शायद अभी तक का सारा डर मेरे अकेलेपन की वजह से ही था और अब उसके साथ होने से वह खौफ थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। चलते चलते मैंने धीरे से उसकी ओर देखा और उससे पूछा, अब तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। शायद डर सिर्फ इसलिए था कि मैं अकेला था। अब तुम्हारे साथ होने से ये खामोश रास्ता भी थोड़ा अपना सा लग रहा है। जब कोई साथ होता है तो वही रास्ता, वही अंधेरा भी कम डरावना लगता है। सही कह रही हो तुम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर किस तरफ है? मेरा नाम तुम आगे चलकर जान जाओगे। अभी तो बस इतना जान लो कि मेरा घर इसी रास्ते पर है। अरे ये कैसी बात हुई? नाम तो हर कोई बताता है। खैर, जब तुम्हें ठीक लगे तब बता देना। हाँ, वक्त आने पर सब जान जाओगे। अभी तो बस इतना काफी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए। अभी कुछ देर पहले जो खौफ मेरे दिल को जकड़े हुए था, अब वह मानो पूरी तरह मिट चुका था। शायद यह डर मेरे अकेलेपन की वजह से ही था। अब तो आसपास से आती अजीब अजीब सी आवाजें भी मुझे डरा नहीं रही थीं।
बल्कि सब कुछ सामान्य सा लगने लगा था। क्या तुमने कभी छलावा के बारे में सुना है? मैंने गांव वालों से उसकी बहुत सी बातें सुनी हैं। कहीं मैं भी तो तुम्हें छलावा नहीं लगी? उसके इतना कहते ही मैं एकदम से रुक गया और मैं ठिठक कर पीछे मुड़ा, मगर यह क्या, वह लड़की वहां थी ही नहीं। घबराकर मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसके कहे शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और दिल की धड़कनें बेकाबू हो उठीं। समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कौन थी और अचानक कहां गायब हो गई। डर ऐसा था कि मानो सांसें रुक सी गई हों। मैंने बिना और कुछ सोचे समझे सिर झुकाकर तेज तेज कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जो बातें मैं अब तक छलावा या फिर भूत प्रेत गांव के लोगों का अंधविश्वास समझता था, अब उन पर यकीन होने लगा था। डर के मारे मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। अब मेरी बस एक ही कोशिश थी, किसी तरह इस रास्ते को पार कर लूं। तभी अचानक पीछे से आई उस अजीब आवाज ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और दंग रह गया। वो लड़की फिर से वहीं खड़ी थी। इस बार उसकी मौजूदगी ने मेरे भीतर डर को कई गुना बढ़ा दिया। तो तुम तो अभी यहीं से गायब हो गई थी। आखिर तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? डरिए मत, मैंने कहा था ना, मेरा नाम और मेरी पहचान आप आगे चलकर जान पाएंगे। अभी तो बस इतना मान लीजिए कि इस सुनसान रास्ते पर आप अकेले नहीं हैं। अगर मैं आपको छोड़ दूं तो ये रास्ता शायद आपके लिए और भी कठिन हो जाएगा। विश्वास रखिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मुझे कुछ नहीं जानना, बस मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपना रास्ता खुद तय कर लूंगा। मैं आपको डराना नहीं चाहती, बस अकेले इस रास्ते पर आपको छोड़ भी नहीं सकती। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। आखिरकार कांपती आवाज में मैंने उस लड़की से कहा, तुम बार बार यूं सामने आकर फिर गायब क्यों हो जाती हो? आपके मन में जितने सवाल हैं, उनके जवाब आपको अब भी नहीं, वक्त आने पर मिलेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। उसके इतना कहते ही मेरे कदम फिर से रुक गए। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा, पर वह तो पल भर में गायब हो चुकी थी। मैंने कई बार उसे पुकारा, आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। इधर उधर नजरें दौड़ाईं, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। डर के साथ साथ अब उसके लिए एक अजीब सी चिंता भी मन में घर करने लगी थी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें उठ रही थीं। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ना ही सही समझा, मगर चलते चलते मेरे कदम ठिठक गए और मैं एक साइन बोर्ड दिखा जो मैंने शुरुआत में देखा था। उसे साइन बोर्ड पर भी वही सब लिखा था। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं बार बार उसी जगह पर लौट रहा हूं? यह रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो पता चला यही तो वही रास्ता था जहां से मैं निकला था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस चलते जा रहा था, कदम अपने आप बढ़ रहे थे। तभी पीछे से पायल की वही छम छम सुनाई दी, वैसी ही आवाज जो रास्ते की शुरुआत में मुझे मिली थी। मेरे सीने की धड़कनें तेज हो गईं। डर ने फिर से जकड़ लिया, पर वह आवाज अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो कोई मेरे ठीक पीछे पीछे चल ही रहा हो। तभी उसने मुझसे पीछे से ही कहा, ये रास्ता इतना वो आवाज अचानक पहचान में आ गई, बिल्कुल उसी लड़की की आवाज। मैं पीछे मुड़कर देखा और जो नजारा सामने था वह कहर सा था। अब तुम सच्चाई देख सकते हो। अब जब देख ही लिया है मेरा असली रूप, तो बचकर कहां जा पाओगे? ये रास्ता मेरा है और इसमें जो भी आता है कभी लौट कर नहीं जाता। कहा था ना, ये रास्ता मेरा है। यहाँ जो आता है वो लौट
वो लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका रूप भयानक था। उसके हाथ किसी खूंखार जानवर जैसी लंबी और नुकीली उंगलियों में बदल गए थे। मैं देखते ही डर के मारे भाग पड़ा। सीने में धड़कनें उछल रही थीं, सांसें तिनक तिनक कर आ रही थीं। बस मेरी एक ही तमन्ना थी कि किसी तरह इस रास्ते से दूर निकल जाऊं। भागते भागते मैं महसूस करने लगा कि वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। बेबस होकर मैंने भगवान का नाम लिया। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। और तभी मुझे मेरी जेब में रखा हनुमान जी का लॉकेट याद आया। मैंने उसे झट से निकाला, अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया और जितनी ताकत थी उतनी लगाकर खुद को उस जंगल से बाहर निकला।